पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म की बात किया था। दूसरी बात किया था कि पोजीशन वेक्टर के टर्म में हम लोगों ने फोर्स निकाला था कि इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो दो चार्जेस के लिए इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर भी हम लोगों ने निकाला। आज हम लोग बात करते हैं कि दो से ज्यादा चार्ज होगा, तो दो से ज्यादा चार्ज होगा तब हम लोग फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि अभी तक जब दो चार्ज था तब तो हम लोग फोर्स फाइंड आउट कर लिए। अब जब दो से ज्यादा चार्ज रहेगा, मान लो 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, ऐसा ऐसा n चार्ज रहे, तब हम लोग फोर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इस केस में जैसे ही दो से ज्यादा चार्ज होगा तब आपको क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि किस चार्ज पर लगने वाला फोर्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। जब तक दो चार्ज था तब तक हम लोग को नहीं दिया था ऐसा कि कौन सा चार्ज पर हम लोग को फोर्स फाइंड आउट करना है, लेकिन जैसे ही दो से ज्यादा चार्ज होगा तो कौन सा चार्ज पर फोर्स फाइंड आउट करना है एक क्वेश्चन में मेंशन करेगा। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर दो से ज्यादा चार्ज हो, मल्टीपल चार्जेस के कारण हम कैसे फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज फोर्सेस ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज। इसी को हम लोग कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ध्यान देंगे कि हम लोग निकालने जा रहे हैं फोर्सेस ड्यू टू ए नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेज, या इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए कॉन्सेप्ट में कहीं कोई अंतर नहीं है। जैसा आप दो चार्ज के लिए पढ़े वैसा ही आप n चार्जेस के लिए पढ़ेंगे। कितना चार्जेस के लिए? n चार्जेस के लिए। तो पहले आपको मैं बता दूं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पहले हम लोग समझें कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या। तो देखिए कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वहीं रहेगा जहां पर चार्जेस दो से क्या होगा, ज्यादा होगा। या कहीं पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटी दो से क्या है, ज्यादा है। तो इसको ऐसे आप समझ सकते हो कि मान लो कि किसी ओकेजन में, किसी फंक्शन में, किसी फेस्टिवल में आपके घर में 5 लोगों ने आपको पैसा दिया कि जाओ मेला घूम करके आओ। तो कोई आपसे पूछे कि आपके पास टोटल कितना हुआ, तो आप क्या करोगे? जितने लोगों ने आपको पैसा दिया एक एक करके, जितने लोगों ने आपको पैसा दिया सबको क्या करोगे, आपस में जोड़ लोगे। जो जोड़ करके आएगा वही टोटल होगा। दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी यही कहता है कि जितने भी चार्जेस दिया हुआ है वो सारे चार्जेस के कारण एक एक करके फोर्स क्या करो, फाइंड आउट कर लो, और सब को क्या करो, आपस में वेक्टोरिकली ऐड कर लो। जो ऐड करके आएगा वही उस पर लगने वाला टोटल फोर्स होगा। दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो हम लोग यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, according to the superposition principle, the forces acting on a given point charge, is the vector sum of all the individual forces, acting on a given point charge due to the all other point charges। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैं यहाँ लिखा हूं according to the superposition principle the forces acting on a given point charge is the vector sum of all the individual forces acting on a given point charge due to the all other point charges। तो क्या कहा कि जितना भी पॉइंट चार्ज आपको दिया हुआ है सबके द्वारा लगने वाले फोर्सेस को क्या करो, इंडिविजुअली वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस को क्या करो, ऐड कर लो। सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए गिवन पॉइंट चार्ज, मतलब जिस पॉइंट चार्ज पर तुमको निकालना है, इसे मैं लिखा हूं गिवन पॉइंट चार्ज ड्यू टू द ऑल अदर पॉइंट चार्ज, बाकी जितना भी चार्ज दिया हुआ है उसके कारण जिस चार्ज पर हमको निकालना है वो सारे चार्जेस के कारण क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, फोर्सेस को ऐड कर लेंगे। जो ऐड करके आएगा वही क्या होगा, टोटल फोर्स होगा। तो कहीं पर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहें, कहीं पर भी तो आप समझ जाओ कि दो से ज्यादा चार्ज है, दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी है और उसके कारण किसी पार्टिकुलर पॉइंट चार्ज पर जो हमको दिया रहेगा, गिवन रहेगा, उस पर फोर्सेस निकालना है। तो सारे फोर्सेस को इंडिविजुअली फाइंड आउट करके क्या करेंगे, सबको वेक्टोरिकली क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जो ऐड करके आएगा वही टोटल फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आई थिंक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ गया होगा। अब जरा ध्यान देंगे कि इसके कारण हम कैसे फोर्सेस फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज करो हमारा ओरिजिन है, ये चार्ज है Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1, ये चार्ज है Q2 इसका पोजीशन वेक्टर है R2, ये चार्ज है Q0 इसका पोजीशन वेक्टर है R0, ये चार्ज है Q3 इसका पोजीशन वेक्टर है R3, ये चार्ज है Qn जिसका पोजीशन वेक्टर है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारा बहुत सारा चार्ज है Q1, Q2, Q3, Qn, ऐसा Q0, सॉरी Q1, Q2, Q0, Q3, Qn, ऐसा n चार्ज है। अब जब तक आपको नहीं बताएगा कि किस चार्ज पर हम लोग को फोर्स फाइंड आउट करना है, हम लोग नहीं बता सकते। इसलिए मैं बोला था कि इस केस में आपको ये बताएगा कि कौन सा चार्ज पर लगने वाला फोर्सेस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इन सारे चार्जेस के कारण हम लोग को फोर्सेस फाइंड आउट करना है Q0 पर। यहां पर दो बात मैं बताऊंगा डेरिवेशन के बाद। इसको कहते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज, और ये सब जो चार्ज है ये सब को कहते हैं पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज। केवल ओरली यहां पर सुन लीजिए।
पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज हम लोग ऐसे चार्ज को कहते हैं जिस चार्ज के द्वारा फोर्स डेवलप करता हो, जिस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता हो, उस चार्ज को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज। उस फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए, उस फोर्स को महसूस करने के लिए, उस फील्ड को महसूस करने के लिए, पता करने के लिए जो चार्ज हम लोग लेते हैं उस चार्ज को कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसीलिए इसको डिटेक्टर चार्ज भी कहा जाता है। डिटेक्ट का मतलब होता है पता करना, डिटेक्ट का मतलब क्या होता है? पता करना। तो Q नॉट को हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसके द्वारा भी फोर्स डेवलप होता है, लेकिन इसका वैल्यू काफी 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 कम होता है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होता है। इसलिए इसके द्वारा डेवलप फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। अब मान लो कोई 20 साल का बच्चा हो और कोई न्यूली बॉर्न बेबी हो 6 महीना का, अब दोनों को कुश्ती करवा दो, दोनों का एनर्जी सेम है। 20 साल के कंपैरेटिवली उस न्यूली बॉर्न बेबी का एनर्जी क्या है? काफी काफी कम। तो न्यूली बॉर्न बेबी का आप एनर्जी को, इन्हें फोर्स को कंसीडर करो या ना करो, कोई फर्क पड़ेगा? तो इसके द्वारा भी फोर्स डेवलप करेगा, लेकिन इसका वैल्यू क्या है? एज कंपेयर टू दिस Q1 Q2 कंपैरेटिवली क्या है? काफी काफी छोटा है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। इसलिए इसके द्वारा डेवलप फोर्स को हम कंसीडर नहीं करते। तो आगे लिखवा देंगे पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज क्या है। तो इस सारे चार्जेस के द्वारा लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करना है किस पर? Q नॉट पर। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो Q1 भी इस पर फोर्स लगाएगा, Q2 भी इस पर लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, ऐसा ऐसा Q1 माना हो तो Q1 भी इस पर लगाएगा। तो अब दो चार्जेस के बीच का दूरी भी हमको चाहिए, तो यहां से यहां का दूरी यही है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये दूरी हो गया R0 माइनस R। क्लियर? Q2 भी लगाएगा, इसकी दूरी हो जाएगा R0 माइनस R। Q3 भी लगाएगा, इसकी दूरी हो जाएगा R0 माइनस R। Qn भी लगाएगा, इसकी दूरी हो जाएगा R0 माइनस R। इन दोनों Q1 और Q0 के बीच की दूरी R0 माइनस R है, Q2 और Q0 के बीच की दूरी R0 माइनस R2, Q0 और Q3 के बीच की दूरी R0 माइनस R3, Q0 और Q1 के बीच की दूरी R0 माइनस R। क्लियर? तो अब यहां पर हम डेरिवेशन करते हैं। यहां देखिए, ध्यान से कंसीडर ए पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn having position vectors R1 R2 R3 dot 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 Rn respectively। हमारा पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 Q3 ऐसा ऐसा Qn चार्ज है जिसका पोजीशन वेक्टर है R1 R2 R3 डॉट डॉट तथा Rn। Let Q not be the base charge having position vectors R0, having position vector R0। Now the force acting on the base charge, now the force acting, जरा इनकी समझाता हूं।
Now the force acting on the test charge Q naught due to the all other point charges। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए आपको कह दिया कि भाई हमको फोर्स कहाँ निकालना है, Q नॉट पर, तो मैं लिख दिया नाउ द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q नॉट ड्यू टू द ऑल अदर पॉइंट चार्जेस। यहाँ पर लिखते हैं द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q नॉट ड्यू टू Q1। तो फोर्स किस पर निकालो, बताए थे जिस पर निकालना हो उसको पास में रखो, तो Q नॉट पर, तो F नॉट 1 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू Q1 बाय R नॉट माइनस R1 का स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 नॉट। अब मान लो बताए थे पिछले क्लास में क्या यूनिट वेक्टर R1 नॉट नहीं लिखना है, इस यूनिट वेक्टर को हटाना चाहते हो तो आप हटा भी सकते हो, इसको लिख सकते हो क्या R नॉट माइनस R1 वेक्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। सिमिलरली force acting on charge Q naught due to Q1, तो F naught 2 1/4 pi epsilon naught Q naught into Q2 R naught minus R2 का स्क्वायर R2 naught। Force acting on charge Q naught due to Q3, तो F naught 3 1/4 pi epsilon naught Q naught into Q3 R naught माइनस R3 का स्क्वायर R3 नॉट। तो आप देख रहे हैं कि सबके द्वारा निकाल रहे हैं, क्या करके फिर ऐड करेंगे। अब देखिए हमारा क्या बच गया, इन चार्ज माने हो उसी तरह से निकाल लेंगे। फोर्स एक्टिंग on charge Q naught due to Qn, तो इसको लिख दो F naught n, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q naught into Qn बाय R naught माइनस Rn स्क्वायर Rn नॉट। अब ध्यान दीजिए, सब चार्ज के द्वारा लगने वाले फोर्सेस को एक-एक करके अकेले अकेले निकाल दिया अलग अलग। हमारा F नॉट 1 भी आ गया, F नॉट 2 भी आ गया, F नॉट 3 भी आ गया, F नॉट 1 भी आ गया। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई सबको इंडिविजुअली निकाल करके सबको क्या करो वेक्टर साइन के साथ ऐड करो, क्या करो ऐड करो। तो मान लेते हैं नाउ the total force, यहाँ एक चीज और लिख सकते हो, now the total force acting on charge Q naught BF, देन टोटल फोर्स कितना मान लिए F, तो F किसके बराबर F नॉट 1 प्लस F नॉट 2
प्लस F03 डॉट 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 F0n। सारे फोर्सेस को क्या करोगे करके ऐड करो। अब सबका देखिए वैल्यू आया हुआ है, F01, F02, F03 सबका वैल्यू आया हुआ है, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो F हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 Q1 R0 माइनस R1 का स्क्वायर R1 नॉट प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 Q2 R0 माइनस R2 का स्क्वायर R2 नॉट प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 Q3 R0 माइनस R3 का स्क्वायर R3 नॉट प्लस डॉट 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 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 Qn R0 माइनस Rn का स्क्वायर R0। ओके, आप यहां से देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 सब में है, आप इसको कॉमन निकाल सकते हो। तो F हो जाएगा टोटल फोर्स Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 R0 माइनस R1 का स्क्वायर R1 नॉट Q2 R0 माइनस R2 का स्क्वायर R2 नॉट प्लस Q3 R0 माइनस R3 का स्क्वायर R3 नॉट प्लस डॉट डॉट Qn R0 माइनस Rn का स्क्वायर R0। देखिए कहीं कोई फॉर्मूला में है अंतर? जब आपका दो चार्ज था तो एक बराबर आया था Q1 Q2 R0 माइनस R1 या जो भी R1 माइनस R2 जो था उसका स्क्वायर आया था वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ देखिए n चार्जेस है तो सबके द्वारा अलग अलग क्या करिए, सबको अलग अलग निकाल कर क्या करिए, सबको वेक्टोरियल क्या करिए, ऐड कर लिए। जो ऐड करके आया वही टोटल फोर्स होगा किसी भी चार्ज, इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो दो से जैसे ही ज्यादा चार्ज होगा तो कौन सा चार्ज पर लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करना है, एक क्वेश्चन में ऑलवेज मेंशन रहेगा। नहीं देगा कि कौन सा चार्ज पर फोर्स निकालना है तो वो फाइंड आउट नहीं करेंगे, कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग चार्ज पर निकालेगा, सबका आंसर क्या आएगा, अलग अलग आएगा। इसलिए हम लोग को जैसे ही दो से ज्यादा चार्ज होगा तो हम लोग को किस चार्ज पर लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करना है ये हम लोग को बताएगा। इज इट ओके, क्लियर? चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, दो बात मैं आपको बताया था अभी। एक देखिए मैं बोला था पॉइंट चार्ज, एक बोला था टेस्ट चार्ज, तो जरा ध्यान दें। पॉइंट चार्ज या इसी को हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। पॉइंट चार्ज का दूसरा नाम क्या है, सोर्स चार्ज। तो मैं अभी बताया कि पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज हम लोग वैसे चार्ज को कहते हैं जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करता हो या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता हो। इलेक्ट्रिक फील्ड आगे हम लोग पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे द चार्जेस which produces electrostatic force or and electric field, the charges which produces electrostatic force and electric field are called point charge or
सोर्स चार्ज। जिस चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करता हो या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता हो, उस चार्ज को लोग कहेंगे पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज। दूसरा हमने बोला टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को जनरली हम लोग क्यू नॉट से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होता है 1 मंथ है जनरली। तो टेस्ट चार्ज कहते हैं the charge which is used to find the electrostatic force and electric field are called टेस्ट चार्ज। जिस चार्ज के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फाइंड आउट करते हैं उस चार्ज को हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। इसलिए टेस्ट चार्ज are also called डिटेक्टर चार्ज। और टेस्ट चार्ज का वैल्यू काफी क्या होता है, इनफिनिटेसिमली स्मॉल होता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात कर लिए, पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज की बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि सर आपने पहले क्लासेस में आपने पढ़ाया है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी बॉडी पर जो होगा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। और जब इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो आपने पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आप कहेंगे कि सर वहां पर आपने पढ़ाया कि डिसकॉन्टिन्यूअस होता है और यहाँ पर आपने कॉन्टिन्यूअस पढ़ा रहा है। कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, ऐसा क्यों हो सकता है भाई? वहां पढ़े हैं डिसकॉन्टिन्यूअस, यहाँ पढ़े हैं कॉन्टिन्यूअस, सही कौन है? कंफ्यूजन होगा। तो देखिए ऐसी बात नहीं है। जब हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल कहने का मतलब हुआ कि यहां पर चार्जेस बहुत ज्यादा हो। जहां पर चार्जेस बहुत ही ज्यादा हो तो आप वहां पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि चार्ज डिसकॉन्टिन्यूअस है। आप अगर मेला गए होगे घूमने के लिए, जहां पर खूब गैदरिंग हो तो दूर से देखते हो तो लगता है कि पूरा एकदम भरा हुआ है, कहीं गैप नहीं है। तो कहते हो ना कि एकदम कॉन्टिन्यूअस है, लगातार आदमी भरा हुआ है। लेकिन जब क्लोज जाके देखोगे तो उनके बीच कुछ कुछ गैप होगा। तो यहां भी वही बात होता है, जो लोग पढ़े वो गलत नहीं पढ़े हैं। यहां पर जब ये चार्जेस ऐसे है तब तो काफी आसानी से पता कर लोगे कि दो चार्ज के बीच में गैप है, दो लाइन के बीच में गैप है। लेकिन इसको हम काफी क्लोजली स्पेस्ड कर दें और इसको जब दूर से देखोगे तो लगेगा कि एक लाइन है, गैप नहीं नजर आएगा। तो इसको क्या कहोगे कि कॉन्टिन्यूअस, एक लाइन नजर आ रहा है, कहीं गैप नहीं है। तो चूंकि क्या कॉन्टिन्यूअस है, जब नजदीक से देखोगे तो यहां पर छोटा छोटा गैप है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, बड़े पैमाने पर जब हम देखते हैं तो चार्ज इतना क्लोजली स्पेस्ड होता है
दो चार्ज के बीच में गैप इतना कम होता है कि हम लोग को पता नहीं चलता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है, हम लोग मान लेते हैं कि चार्ज कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि वो जो स्मॉल गैप है वो हमको दिखाई नहीं देता है। इसीलिए यहां पर मानते हैं सपोज टू बी कॉन्टिन्यूअस। प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, हम लोग को ऐसा नजर आता है, हम लोग को ऐसा महसूस होता है, इसलिए यहां पर कहते हैं सपोज टू बी कॉन्टिन्यूअस। इसीलिए जो चीजें हैं वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर नहीं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको क्या मानते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तीन तरह का होगा। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको वन डायमेंशनल कहते हैं, सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको टू डायमेंशनल कहते हैं, और क्यूबिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसको थ्री डायमेंशनल कहते हैं। तो कहते हैं ए सिस्टम हैविंग closely spaced, a system having closely spaced charge are called continuous charge distribution। ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं, ए सिस्टम हैविंग क्लोजली स्पेस, काफी एक दूसरे से क्लोज आ जाए तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को क्या मानते हैं, कॉन्टिन्यूअस। मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि भाई जो हम लोग पढ़े हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिसकंटिन्यूअस होता है, यहां भी है। यहां हम लोग क्या करते हैं, क्लोजली स्पेस्ड है, चार्ज इतना क्लोज है एक दूसरे से कि हम लोग ऐसा एस्यूम करते हैं, ऐसा मानते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। बट इन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जहां चार्ज बहुत ज्यादा होता है वहां पर हम लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा हम लोग को एस्यूम करते हैं, ऐसा महसूस होता है कि चार्ज क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि उनके बीच स्पेस काफी क्या होता है, कम होता है। तो पहला हमारा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहते हैं द चार्ज distributed per unit length, क्या लिखा हूं, the charge distributed per unit length are called linear charge density। दैट इज डिनोट करते हैं लैम्डा से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। देखिए एक वो आपको समझ में आ जाएगा, सब ऐसा ही होगा। द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट, पर मतलब बटा, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज का कूलम, लेंथ का मीटर, तो यूनिट क्या हो जाएगा, the SI unit of linear charge density is coulomb per meter।
बाद में इसको सेंटीमीटर में पहले लगेगा, कूलम पर मीटर। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बताया था कि एक समझ में आया, कोई सही समझ आएगा, खाली लेंथ की जगह पर क्या बोलेंगे, सरफेस। The charge distributed per unit area are called surface charge density। That is, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया, जहां एस क्या है, एरिया, एस क्या है, सरफेस एरिया। तो ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। देखिए सेम है ना, वहां पर खाली लेंथ बोले थे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, एरिया बोलेंगे। तो सिग्मा बराबर क्यू बाई एस, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। और तीसरा है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। The charge distributed per unit volume of the body are called volume charge density। That is, rho is equal to charge distributed per unit volume, V volume of the body or surface। तो देखिए तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन था, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, ऐसे कहते हैं क्यूबिकल। तो चार डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी आर कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन, रो इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज कूलम, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब ना, कूलम पर मीटर क्यूब। तो देखिए हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा किसी भी बॉडी पर, वो भी होगा तीन तरह का, लीनियर, सरफेस या सुपरफिशियल, वॉल्यूम या क्यूबिकल। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण हम लोग को फोर्स निकालना है कि अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फोर्स कितना डेवलप करेगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फोर्स कितना डेवलप करेगा, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फोर्स कितना डेवलप करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके द्वारा लगने वाला फोर्स फाइंड आउट करेंगे, इसको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है। और इस पर जो बेस्ड न्यूमेरिकल है उसकी बात करेंगे, अब ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। मतलब कल हम लोग का फोर्स का नेक्स्ट वीडियो में फोर्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फील्ड डेवलप करेगा। और फोर्स समझ गए हैं तो फील्ड में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। फोर्स में कोई दिक्कत नहीं तो फील्ड में कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल में कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।